देखो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, दिस इज CH3 CH2OH। अभी मैंने आपको बताया ओनली कि ये H2O यहाँ से रिमूव होगा, ये समझने के लिए कि OO कैसे ऐड हो रहा है। व्हाट इज दिस, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विदाउट दिस वो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये समझो आप उसको बर्न नहीं कर रहे हो बेटा, यू आर नॉट बर्निंग इथेनॉल। इथेनॉल को बर्न नहीं कर रहे हम लोग, इथेनॉल का हम क्या कर रहे, ऑक्सीडेशन कर रहे। तो हु मेक अवेलेबल दिस ऑक्सीजन, कौन अवेलेबल करा के देने वाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यू शुड ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजंट टू अल्कोहोल, समजलं। म्हणजे ॲरोवरती तुम्ही काय लिहिणार, हे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिहिणार। वो क्या करेंगे बेटा, उसको ऑक्सीजन अवेलेबल करके देंगे। तो कितने ऑक्सीजन अवेलेबल करके देगा ये, उसको 2 नेसेंट ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था O2 और O में क्या अंतर है। जब ब्रैकेट में O लिखा जाता है तो व्हाट इज दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं ब्रैकेट वाले, इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। दिस इज नॉट ऑक्सीजन गैस, दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं उसको, नेसेंट ऑक्सीजन। आपने देखा होगा कि सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज इन द वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन में जर्म्स को किल करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। तो फिर वो क्या करता रहेगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। वो नेसेंट ऑक्सीजन जर्म के साथ रिएक्ट होता है और फिर वो जर्म को किल करता है। आ रहा है समझ में, मतलब इसका एक्शन कैसे चलता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, फिर नेसेंट ऑक्सीजन वो जर्म के साथ रिएक्ट होगा और जर्म को किल करेगा। वही अपना पर्पस है। वाटर प्यूरिफिकेशन मतलब क्या, कि टू किल द जर्म्स और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गॅनिझम्स इन दॅट। ठीक आहे। आता नेसेंट ऑक्सिजन कोणी प्रोव्हाइड केला या नाही। आता इथले जो ब्रॅकेट आहे ना, हा काढून टाकायचा, ब्रॅकेट काढून टाकायचा मीन्स ब्रॅकेटमध्ये जो जे लिहिलंय ते आपण बाजूला घेऊया इकडे। काय ब्रॅकेटमध्ये H2O आणि 2O आहेत ना हे, मग मी काय लिहिते नीट लक्ष द्या, CH3 C H आहे का बेटा, H निघून गेलाय, C इथंच OO ठेवायचा, CH3C ब्रॅकेट मध्ये जागा रिकामी झाली, OOH। आलं लक्षात, यहाँ पे कुछ नहीं है। सो दिस इज एसेटिक एसिड। कौन सा एसिड है ये, एसेटिक एसिड। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एसेटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। व्हाट इज इट्स नेम, इथेनोइक एसिड। नोइक एसिड COOH, नोइक एसिड। 2 कार्बन है 1 2, इसलिए इथेन, माइनस E प्लस ओइक एसिड। इथेन से E हटा दिया, ओइक एसिड ऐड कर दिया, तो इथेनोइक एसिड। देखो मैं नॉमेनक्लेचर भी बता रही हूँ आपको साइड बाय साइड कैसे उसको देखना है। 2 कार्बन है म्हणजे इथेन, COOH इज द फंक्शनल ग्रुप, उसको क्या सफिक्स लगता है, सफिक्स प्रीफिक्स मतलब फर्क कळेल ना। हाँ, क्या सफिक्स लगता है, ओइक एसिड, माइनस E प्लस ओइक एसिड, तो इथेन का E निकल गया, इथेन ओइक एसिड। ठीक है, मतलब हम ऑक्सीडेशन आपको इथेनॉल से क्या मिला बेटा, क्या मिला ऑन ऑक्सीडेशन, इथेनोइक एसिड। ॲडिशनल म्हणून तुम्हाला एक स्मार्ट एक पद्धत सांगते, हे लिहिताना कसं लिहायचं। जब भी आप स्टडी करोगे तो रिएक्शन तो है ही, लेकिन वर्ड्स में लिखो कि ऑन ऑक्सीडेशन इथेनॉल का क्या मिलने वाला है, इथेनोइक एसिड। तो आपको वो एक गाइडलाइन मिलता है कि ऑक्सीडेशन में तुम क्या लिखने वाले हो, मतलब मैं इथेनॉल लिखूंगी और उसका मुझे क्या मिलने वाला है, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। सो ऐसे आपको वो गाइडलाइन पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन में तुमने क्या करना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन में तुमने कहाँ से स्टार्ट किया था, CH4 से स्टार्ट किया था, कहाँ पे एंड हुआ था सब्स्टिट्यूशन, क्या मिला था आपको, CCl4। म्हणजे हे एका लाइन मध्ये लिहायचं, ज्याला जसं समजेल तसं। समझ में आ रहा है नमन, कळलं। आता जर जास्त मार्कांकरता हे आलं तर तुम्हाला विचारतात मग व्हॉट इज ऑक्सिडाइजिंग एजंट इन धिस, तो ये नाम लिखना। देन व्हाट इज मीन बाय ऑक्सिडाइजिंग एजंट,
विच गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस और हु मेक अवेलेबल ऑक्सीजन फॉर अदर सब्सटेंस, ऐसे भी लिख सकते हो। अवेलेबल करके देता है उस एजेंट को या उस सब्सटेंस को, उस केमिकल को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिडाइजिंग एजेंट। गॉट इट एवरीवन? आपण इथॅनोइक आपलं सोडियमचं रिॲक्शन पण शिकलो होतो ना ग? नक्की ना? हे शिकलोय, बरंच शिकलोय की आपण सबस्टिट्यूशन। हां, हे बघा इथे हे मागच्या यायला झालं होतं। म्हणजे जेव्हा तुम्ही इथेनॉल कराल तेव्हा तुम्ही कोणत्या कोणत्या रिॲक्शन केल्या पाहिजे याच्यासाठी दाखवते। कुठल्या कुठल्या केल्या पाहिजे? इथेनॉलला घेतला आपण केमिकल प्रॉपर्टीज, एक घेतलं पाहिजे आपण कंबशन रिॲक्शन, दुसरी घेतली पाहिजे ऑक्सिडेशन रिॲक्शन, तिसरी घेतली पाहिजे रिॲक्शन विथ सोडियम मेटल। कौन सा गैस एलिमिनेट होने वाला है यहाँ पे? H2। देन रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब इथेनॉल अगर लोगे तो तुमको क्या मिलने वाला है? इथीन मिलने वाला है। दिस इज हाउ, कैसे मिलेगा? आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लोगे एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा और क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दिस इज हाउ रिएक्शन कैन बी रिटर्न। ऐसे आप पेपर में मत लिखो, ये आपको समझने के लिए है। ठीक है, ठीक आहे। बाकी इथेनॉलचं वगैरे लिहून दिलंच आहे मी। आता पुढे जाऊया। अभी ध्यान दो बेटा, आगे एक इथेनॉल है और दूसरा आपको क्या पढ़ना है? इथेनोइक एसिड। दूसरा आपको क्या पढ़ना है? इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या आएगा? इथेनोइक एसिड अभी हमने देखा कहाँ पे हमें इथेनोइक एसिड मिला? अभी मिला था जब हमने ऑक्सीडेशन किया था। किसका ऑक्सीडेशन किया था? इथेनॉल का, है ना? तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथेनॉल? इथेनॉल, बरोबर, सॉरी, इथेनोइक ऍसिडचा फॉर्म्युला काय? बरोबर, COOH इज द फंक्शनल ग्रुप, है ना? आणि इथेनोइक ऍसिड आहे म्हणून मला अजून एक C इथं घ्यायला लागेल, तो CH3COOH इज अ इथेनोइक एसिड। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है बेटा, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पूछते हैं इसके, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है ओनली 17 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज इन केल्विन? 17 + 2 73, सांगा किती होईल रे पटकन? 290 ना, 7 और 3 290 केल्विन। अगर केल्विन में लिख रहे हो तो 290 लिखो, अगर डिग्री सेल्सियस में लिख रहे हो तो 17 लिखो। बुक में मला वाटतं केल्विन लिहिलेलं आहे, पण जर तुम्ही डिग्री सेल्सियस लिहिलं तर चूक नाही ते, पण 293 डिग्री सेल्सियस आणि 17 केल्विन असं नका करू, मग ती चूक है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। अभी विंटर में क्या होगा? इन विंटर इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से विंटर सीजन में ये क्या होता है? फ्रीज होता है। ये क्या होता है? फ्रीज होता है एंड इट लुक लाइक द स्नो और ग्लेशियर। ठीक है, मतलब बर्फ जैसा दिखेगा, स्नो जैसा दिखेगा। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा इसको? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? बिकॉज melting point of इथेनोइक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस। सो इन विंटर सीजन, विंटर में ही ये हो सकता है या कोल्ड रीजन में हो सकता है, जब टेम्परेचर 17 डिग्री से नीचे जाएगा तो वो फ्रीज हो जाएगा। तो फ्रीज हो जाएगा तो ये बर्फ जैसे दिखेगा क्योंकि ये कलरलेस होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब फ्रीज होता है तो ही बोलते हैं। हाँ, हो, पाणी पण असतं ना त्यात। पाणी कसं फ्रीज होईल ना? पाणीला पुष्कळ कमी हे लागेल ना। याच्यात होत असेल, कोल्ड रिजन मध्ये होत असेल, जेव्हा 0च्या पण खाली टेम्परेचर जात असेल, होऊ शकतं। विनेगर मध्ये फक्त 4% म्हणजे 96% वॉटरच असतं आणि फक्त 4% ऍसिटिक ऍसिड असतं।
आणि त्याच्यामुळे पण हे तू म्हणाली तसं वॉटरचा जर फ्रीजिंग पॉइंट आला तर ते पण हे होऊ शकतं. झालं, नाव घातलंस का? समझ में आया बेटा? हाँ, अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. फिर से इथेनोइक एसिड के हम अभी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. व्हाट इज इथेनोइक एसिड? इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज देखो तो इथेनोइक एसिड कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड. तो एज द नेम इंडिकेट इट इज एसिड. ये एसिड है तो ये हमेशा कौन सा एसिड रहता है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं रहता. ये हमेशा कौन से एसिड रहते हैं बेटा? वीक एसिड रहते हैं. ठीक है, तो पीएच से आप ये नहीं पीएच से समझ सकते हो कि वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है. लेकिन सपोज मैं आपको लिटमस पेपर दूं, लिटमस पेपर टेस्ट से क्या समझ में आएगा आपको? ये एसिड है तो क्या टर्न होगा, कैसे? लिटमस पेपर टेस्ट से, हाँ, ब्लू से ये कैसे पिंक या रेड में टर्न होगा. ठीक है, सो बाय दैट आपको ये समझ में आएगा कि ये एसिड है क्योंकि ये ब्लू टू रेड क्या कर रहा है बेटा? टर्न कर रहा है. सो सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसने भी यही किया. मैंने आपको HCl दिया तो ये भी यही करेगा ना? हाँ, रेड नहीं, लिटमस पेपर रेडच होणार बेटा. ठीक है, आपको कैसे समझ में आएगा? लिटमस से ये समझ में नहीं आता कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है. हमें पता है कि HCl कौन सा एसिड होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. लिटमस टेस्ट से ये नहीं पता चलता कि A और B में सपोज कौन सा एसिड है, इतना पता चलेगा. कौन सा एसिड है ये नहीं समझ में आएगा. ठीक है, लेकिन आप अगर पीएच टेस्ट करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पीएच नियर अबाउट, इसका इथेनोइक एसिड का नियर अबाउट 4 आएगा और HCl का पीएच आएगा नियर अबाउट 2 और 1 मैं लिख के चलती हूँ रैंडमली, 1 आएगा. तो पीएच कैसे समझ में आएगा? आपको कलर से समझ में आता है, वो कलर मैच करके देखते हैं और 1 और 4 आएगा. तो विच विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड? पीएच कम वाला स्ट्रॉन्ग होता है, ये ध्यान में रखो. हे समजतं का? पीएच ज्याची कमी आहे तो स्ट्रॉंग असेल बेटा, का ज्याचा पीएच जास्त आहे तो स्ट्रॉंग असेल? बरोबर ना? इधर से इधर 7 से इधर मूव करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन H का क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है. इधर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन H का कम होते जाता है. इधर H का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा. तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है. ठीक है, ये हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में देखा था. इतना समझ में आया सबको? आता इथे लक्ष द्या बेटा. हमें रिएक्शन पढ़ना है, एस्टरिफिकेशन उसको बोलते हैं क्योंकि इसमें एस्टर तैयार होगा. तो व्हाट आर एस्टर? इकडे लक्ष द्या. एस्टरिफिकेशन, तो एस्टर तैयार होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन, जिसमें एस्टर तैयार होगा. व्हाट इज एस्टर? एस्टर भी ऐसे COO नाम का एक क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप होता है. ठीक है, तो ये एस्टर कहाँ पे प्रेझेंट रहता है? दिस इज कॉल्ड एज एस्टर ग्रुप. जसं COH ग्रुप आहे त्याला आपण कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप म्हणतो. OH ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं हम? अल्कोहोल कहते हैं. वैसे ही COO को क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं. याचं नॉमेनक्लेचर विचारणार नाही, जे या रिएक्शन मध्ये आहे तेवढंच लक्षात ठेव. ओके, एस्टर कहाँ पे यूज होता है बेटा? ये अभी देख लो. एस्टर यूज होता है एसेन्स में. एसेन्स माहिती आहे तुम्हाला, जे आपण याच्यात यूज करतो, फ्लेवरिंग एजंट म्हणतो ना आपण त्याला. एसेन्स, हा बरोबर. एसेन्स म्हणजे काय बेटा? फ्लेवरिंग एजंट. एसेन्स म्हणजे काय? फ्लेवरिंग एजंट. मतलब वैनिला एसेंस, हा एसेंस, तो एसेंस, स्वीट स्मेलिंग जे असतात दे आर कॉल्ड एज एसेंस. वो क्या ऐड करते हैं? दे ऐड फ्लेवर टू फूड, है ना. जैसे केक को बेक करना है, कोई डेजर्ट बनाना है, तो अभी हम ये एसेंस ऐड करते हैं. उसमें पाइनएप्पल एसेंस होता है, रोज एसेंस होता है, वैनिला एसेंस होता है, चॉकलेट एसेंस होता है. ठीक है, तो वो एसेंस इज स्वीट स्मेलिंग. उससे हमें समझ में आता है कि कुछ तो मीठा बना है घर पे अगर एसेंस ऐड किया तो ये बनाने का बेटा तरीका होता है, प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन. सगळ्यांनी इकडे लक्ष द्या. थोडीशी रिएक्शन मध्ये आता प्रोडक्ट मोठा होईल, तर तो प्रोडक्ट कडे बघूया आपण काय होईल. सो यू विल टेक हियर CH3COOH. लक्ष द्या इकडे. काय नाव आहे याचं? ॲसेटिक ऍसिड किंवा
व्हाट इज IUPAC नेम? इथेनोइक एसिड। ठीक है, साथ में हमें लेना है इसमें अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल लेना है हमें? इथेनॉल लेना है। कौन सा अल्कोहल लेना है? इथेनॉल। इकडे लक्ष द्या, मी रिएक्शन कशी लिहिते आहे ही, म्हणजेच C2H5OH। समजलं का? हे कोणाकोणाला कळलं? OH इज अल्कोहल, 2 है इसलिए इथेन, है ना, -E प्लस OL, -E किया प्लस OL, इथेन का E निकल गया, OL ऐड हो गया, ये क्या हो गया? इथेनॉल। एवढं कळलंय त्रिशा? हा, आता एक लक्षात घ्या बेटा, इथनं H2O रिमूव्ह होणार आहे। उलट का दाखवलं ते तुम्हाला लक्षात येतंय का? की मला दाखवायचं होतं की OH कसा निघतोय म्हणून। ठीक आहे, सो व्हॉट इज रिमेनिंग हियर? बोलू नका स्वरा, काय शिल्लक राहिलं सांग मला? CH3COO, याला जोडा आता तुम्ही, हा निघून गेला बाहेर, C2H5, आणि काय निघून गेलंय बेटा बाहेर? H2O निकल गया। ये जो हमें मिला है, दिस इज एस्टर, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को? एस्टरिफिकेशन। हमेशा ध्यान में रखो कि बाई प्रोडक्ट कैसे निकल रहा है, ये अगर ध्यान में रखोगे तो मेन प्रोडक्ट क्या लिखना है वो अपने आप आपके सामने आएगा। देखो स्क्वायर किया तो आपको समझ में आ रहा है कि एस्टर का फॉर्मूला क्या है। मनस्वी लिहितेस ना? यहाँ पे आपको एक कैटेलिस्ट यूज करना है बेटा। कैटेलिस्ट लिया है एसिड, जनरली सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज टेकन एज अ कैटेलिस्ट। ठीक है, इसका नाम बताती हूँ, नाम ध्यान में रखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। इसका नाम होता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ दिस एस्टर? दिस इज इथाइल इथॅनोएट। याच्यासाठी फक्त एवढं लक्षात ठेवा, एस्टर्सचं तुम्हाला बाकी काही विचारत नाहीत। दिस इज इथाइल इथॅनोएट, याचं नाव म्हणून लक्षात ठेवा ते। मनस्वी लिहितेय का बेटा? ओके, परफ्यूम्स में भी ये यूज होता है, और फ्लेवरिंग एजेंट में, परफ्यूम्स में, फूड में, तो आप ऐसे इसके मल्टीपल एप्लीकेशन लिख सकते हो। एस्टर के क्या मल्टीपल यूजेस है। सिंगल बॉन्ड एका साईडला आणि सिंगल बॉन्ड एका साईडला असं काढलंय ना यांनी, असं केलंय ना हे। CH3C डबल बॉन्ड O, वॅलन्सीकडे लक्ष द्या, याची वॅलन्सी झाली पूर्ण, या C ची। O ची पण बघा, O ची वॅलन्सी 2 असते, हे बघा O COO C2H5 किंवा CH3CH2 असं लिहिलंय ना त्यांनी। नाही नाही, फंक्शनल ग्रुप्स कीटोन साठी मी काय सांगितलं होतं तुम्हाला? काय त्याचं नाटक? हा, दोन्ही साईडला त्याला काय पाहिजे? C पाहिजे। जर इथं मी C काढला असता तर तो कीटोन झाला असता। त्याचा कंडिशन लक्षात घ्यायची, टर्म्स आणि कंडिशन कीटोनची काय आहे, त्याच्या दोन्ही साईडला त्याला काय पाहिजे? कार्बनच पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल, गडबड नाही होणार। ठीक है, ये CH2CH3 लिखो, नहीं तो डायरेक्टली C2H5, ये रॉन्ग नहीं है। म्हणजे ज्यांना कन्फ्युजन आहे, आधी CH3 लिहू का CH2 लिहू, होतं ना असं की इथे CH2 आधी येईल का CH3, मग वॅलन्सी चुकून जाते। तो डायरेक्टली C2H5 से स्टार्ट करो, बेटर आहे ये। ठीक आहे, आणि असं पण लिहिलं तरी तुम्हाला कोणीही हे चूक देणार नाही की OH से स्टार्ट किया, ऐसे कैसे चलता है। ये C2H5 का मतलब यही है, ये भी यही है, C2H5OH। समझ लो, सरल लिहून करा, उसको ऐसे कर दो ब्रैकेट, इधर को अलग करो, H को ऐसे भी कर सकते हो, इसको अलग किया और यहाँ पे मैंने लिखा CH3COO
बाद में कलेक्टिवली निकाला और CH3COO C2H5 लिखा, ये भी चलता है. हे मी कशाला सांगितलं, व्यवस्थित दिसतं दिसायला आणि लवकर कळतं म्हणून सांगितलं. समजलं. पुस्तकात काही त्यांनी तुमचा विचार फार केलेला दिसत नाहीये, ती सरळ सरळच रिॲक्शन आहे. ठीक आहे. तर हा तुमचा विचार आहे, त्याच्यामुळे ते कसं पण लिहू शकता. हे समजल्यावर पुस्तकातलं लिहिलं तरी चालणार आहे, पुस्तकातलं समजलं हे नाही लिहिलं तरी चालणार आहे, पण बघा कसं लिहायचंय. आलं लक्षात. एस्टरचा प्रश्न मोठा असतो बेटा, 4-5 मार्कांवाला. ठीक आहे. पेज नंबर 73 वरती ही एक डायग्राम आहे, सिंपल डायग्राम आहे. बीकरमध्ये एक टेस्ट ट्यूब ठेवला आहे. अजून एक, याला डायरेक्टली हीट नाही करत, डबल बॉयलर किंवा म्हणजे टेस्ट ट्यूब मध्ये है मिक्सचर है, टेस्ट ट्यूब में इथेनोइक एसिड और इथेनॉल लिया है और उसको एक बीकर में पानी रख के उसको गर्म किया है और फिर वो हीट उसको दिया है. आ रहा है समझ में. टेक्स्ट बुक में डायग्राम देखो, समझ में आएगा आपको. पेज नंबर 73. डायरेक्ट हीटिंग, एकच मिनिट, डायरेक्ट हीटिंग केलं ना बेटा तो फ्यूल आहे, जळून जाईल ते सगळं आणि म्हणजे ऍक्सिडेंट होऊ शकतात. फुटेलच ना ते. फ्यूलला तुम्ही डायरेक्ट कसं काय गॅसवर ठेवणार किंवा बर्नरवर ठेवणार. हा, तुम्ही म्हटलं ते फक्त इस्टरचं आहे का ते? हे का? नाही ते नाही, तुम्ही आता म्हटलं ते डायरेक्ट हीट नाही करायचं. नाही, ते इथेनॉल आहे की नाही, इथेनॉल इट यूज ॲज अ फ्यूल, तो आहे की नाही त्यामध्ये, म्हणजे तो जळणारच. हे दोन मिक्स करणार तुम्ही. काय द्यायचं की दिस रिएक्शन कॅनॉट बी डायरेक्टली केलं. नाही, गरजच नाही आहे. तुम्हाला आयडेंटिफाय करायची आहे. मी तुम्हाला पद्धत सांगितली फक्त कशी करतात हे. हाँ, का नहीं करत, क्योंकि इथेनॉल है ना, तो इथेनॉल कैन बी बर्न विगरसली टू प्रोड्यूस, काय म्हणू आपण शकतो त्याला, काय लिहू, टू प्रोड्यूस फायर. जळेलच ना बेटा ते ते म्हणजे जर तुम्ही पेट्रोल जाळलं डायरेक्ट गॅसवर ठेवून काय होईल. हां, इनफ्लेमेबल म्हणू शकतो. इथेनॉल इज हायली इनफ्लेमेबल. ओके, इनफ्लेमेबल लिहा. इथेनॉल इज हाईली इन्फ्लेमेबल, इसलिए इसको डायरेक्टली इस रिएक्शन को एस्टर बनाते वक्त डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे. बॉयलर में क्या करेंगे, बॉयलर को ट्राइपॉड पे रखेंगे, उसके नीचे फ्लेम रखेंगे. यहाँ पे सपोज फ्लेम है और यहाँ से आगे यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे ये बर्नर, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लेके इसमें ये रहेगा सर. ठीक है. डायग्राम इग्नोर करा कारण ते बाई ग राणी. ठीक है, आया समझ में, लागलं नाही तुला. एस्टर के फंक्शन समझ में आया बेटा, यूज समझ में आया, प्रॉपर्टी समझ में आए. तो एक हमें लास्ट टॉपिक इसमें देखना है, दैट इज सोप फॉर्मिंग. तो आपको पता है सोप क्या होते हैं, सोप क्या होते हैं, लॉन्ग चेन के क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक ऍसिड होते हैं. किसके होते हैं वो, पोटॅशियम के या सोडियम के. म्हणजे जे साबण असतं दैट आर द लॉन्ग चेन. क्या होता है, सोडियम और पोटैशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. हम बोलते हैं ना वो ऐड आता है तो इसका उसमें इस प्लांट से बनाया है या इस फ्लावर का उसमें क्या बोलते हैं उसको प्रोपोर्शन है, ये बोलते. तो दैट इज व्हाट कि उस फ्लावर का या उस प्लांट का क्या है, ऑयल है. और फिर ऑयल्स में फैट होते हैं. तो फैट में कौन से एसिड प्रेजेंट रहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड. फैट में कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कली के साथ रिएक्शन करते. अल्कली मतलब जिसमें NaOH है, KOH है, और फिर उसका क्या प्रोडक्शन होता है बेटा, सोप बनता है, साबुन बनता है उसका. ठीक है. सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज सोप सैपोनिफिकेशन. उसको क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन या सोप फॉर्मेशन रिएक्शन. यहाँ पे देखो, आता इथे लक्ष द्या व्यवस्थित. परत इथाइल इथेनॉइड कसं बनलं कळलं नक्की, कसं बनलं. आणि अजून एक, नेहमी इथेनोइक एसिड ही पहले लिखना है, इथेनॉल ही बाद में ही लिखना है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट लिखोगे तब इथेनोइक एसिड का पार्ट आप पहले लिख रहे हो. दिस पार्ट इज फ्रॉम द इथेनोइक एसिड एंड दिस पार्ट इज फ्रॉम द इथेनॉल.
तो आपको ये गेस करते भी आना चाहिए एस्टर को देख के, पहला COO तक का पार्ट किसका है, इथेनोइक एसिड का है या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का है, और लास्ट वाला पार्ट किसका है बेटा, कोई भी अल्कोहल का है। तो अगर ऐसे आता है, आपको नहीं पता इसके इंग्रेडिएंट क्या थे, तो CH3COO से आपने ये बताना चाहिए की CH3COO आहे, पुढे H टाकला तर याचं नाव काय होईल, काय होईल, इथेनोइक ऍसिड, आणि लास्ट पार्ट कशाचा सांगितला मी, अल्कोहोलचा, तो C2H5OH आर द इन्ग्रेडियंट ऑफ दॅट एस्टर। हाच एस्टर असेल का, नाही, कितीतरी एस्टर बनू शकतात ना वेगवेगळे, बट कहाँ से बनेंगे वो, कार्बोक्सिलिक एसिड से और अल्कोहल से ही बनेंगे। तो एस्टर के फॉर्मूला में जो ये पार्ट है ये कहाँ से आएगा बेटा, हा वाला पार्ट कशाचा आहे, अल्कोहोलचा। परत इथेनॉल मिथेनॉल नहीं, कहाँ, कोई भी अल्कोहल से बन सकता है ये। और ये वाला पार्ट किसका है, आगे वाला ये वाला पार्ट किसका आएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। मी काय सांगते कोणाकोणाला कळतंय, हात वर करा बरं, नक्की। नाही, गरजेचं नाही, कुठलं पण असू शकतं, ब्युटॅनिक ऍसिड असू शकतं, इकडे इथेनॉल असू शकतं, नाही तर प्रोपेनॉल असू शकतं, काय पण असू शकतं। फक्त हे लक्षात ठेवायचं की लास्ट जे आहे ना तो अल्कोहलचा आहे आणि CO पर्यंतचा जो आहे तो कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा आहे। मग तुम्हाला नॉमेनक्लेचर तर येतच आता, त्याच्या कार्बन वरून त्याचा पॅरेंट गेस करायचा, -E + ओइक ऍसिड, इकडे तेच त्याचा पॅरेंट गेस करायचा, -E + OL, समझते। अभी ध्यान दो बेटा, यहाँ पे इथाइल इथेनोएट लिया, फॉर्मूला बोलो, देख के ही बोलो, चलो, CH3COO C2H5, क्या नाम है इसका, इथाइल इथेनोएट। ये कौन सा अनायन है, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। इकडे लक्ष द्या, अभी इसको करते हैं NaOH। आता मी काय सांगते नीट परत लक्ष द्यायचा, मी प्रत्येकदा तुम्हाला रिमूव्ह काय होणार आहे ते सांगते, म्हणजे तुम्हाला सोपं पडेल की प्रोडक्ट काय फॉर्म होणार आहे। हे बघा, आता याला काढून टाकू इथनं, याला याच्या जागी ऍड करू आणि याला याच्या सोबत ऍड करू, सांगा बरं काय होईल प्रोडक्ट, CH3COO NA + C2 बरोबर C2H5OH। आलं लक्षात, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो अभी ये बहुत छोटा मैंने एस्टर लिया है, इसलिए हमारा ये बन गया जल्दी से। इसमें अगर लंबा चेन रहता है तो सोप में इतने छोटा, ये सोप है लेकिन ये इतना छोटा सोप नहीं होता जो हम यूज करते हैं, उसमें लॉन्ग चेन कार्बन रहता है बहुत बड़ा, 17 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, ठीक है। नाही कळलं स्वरा, काय नाही कळलं सांग, लक्ष होतं मी सांगितलं तेव्हा। ये है आपका इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट म्हणजे काय, म्हणूनच मी ही जोडून घेतली रिएक्शन। इथाइल इथेनोएट कसा बनला, इथेनोइक ऍसिड आणि इथेनॉल मधनं बनला। मग मी तो प्रोडक्ट घेतला, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोबत त्याला ट्रीट केला। तो मैंने क्या किया, ये बॉक्स किया, जो निकलने वाला है वो उसको पहले कॉन्सेंट्रेट करो। क्या निकलने वाला है, इसमें से C2H5 निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तो इसके जगह ये ऐड कर देते हैं, और ये जो निकल गया है उसके साथ किसको ऐड करते हैं, OH को, म्हणजे हा याच्यासोबत गेला आणि हा याच्यासोबत आला, म्हणजे हे बघा ना, CH3COO Na + C2H5 जो रिमेनिंग है OH। आलं लक्षात, ऐसे थोड़ा ना सोच के करो, आ जाएगा, यही रिएक्शन येते हैं। सो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, ये जो क्या नाम हो गया फिर इसका, अगेन दिस इज व्हाट, इथेनॉल ना, आणि ह्याचं नाव काय होईल, या सोपचं सोडियम आहे आणि तो आयन कोणता सांगितला मी तुम्हाला, त्याचं नाव इथेनोएट। हाँ, ऍसिटेट कॉमन, ऍसेटिक ऍसिड कॉमन नाव आहे की नाही, म्हणून ऍसिटेट,
इथॅनोइक ऍसिड हे IUPAC नेम आहे म्हणून इथॅनोएट. तो तुम्ही याला सोडियम ऍसिटेट पण म्हणू शकता आणि त्याला इथाइल ऍसिटेट पण म्हणू शकता. हाँ बरोबर. यहाँ पे देखो ना बेटा, ये सेम है ना, हा सेम आहे की नाही. हा तर मग याला इथे इथॅनोएट म्हणलं ना, म्हणून आपण याला इथॅनोएट म्हणलं. इथे तुम्ही जर ऍसिटेट म्हणत असाल तर दोघेही ऍसिटेट, मग इथाइल ऍसिटेट आणि हा सोडियम ऍसिटेट. हा 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 तर सोप नाहीये. हा पण ही मी परत तेच सांगते, इथे लिमिटेड कार्बन आहे म्हणून एवढासा सोप. आपण जे सोप वापरतो त्याच्यात मोठी चेन असते कार्बनची, 17, 18, 20 असे कार्बन असतात. आलं लक्षात. आणि हे कुठे प्रेझेंट असतं हे तुम्हाला आता बनवावं लागत नाही. हे कुठे प्रेझेंट असतं, फॅटी ऍसिड मध्ये प्रेझेंट असतं, जे प्लांट मध्ये असतं, ॲनिमल मध्ये असतं. फॅट जे प्रेझेंट असतं फॅटी ऍसिड हे असतं. फॅटी ऍसिड म्हणतो ना आपण, फॅटी ऍसिड मध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप असतो, COOH. त्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग ऍसिड असे नसतात, HCl H2SO4 सारखे. मनस्वी समजतंय का. चलो पुस्तकामध्ये अजून एक फरक सांगते तुम्हाला. पुस्तकामध्ये NaOH याच्यावरती लिहिलाय त्यांनी, कन्फ्यूज नका हो. मी हे सोपं दाखवायला तुम्हाला तो बाजूला लिहून घेतलाय. पुस्तकात बघून घ्या एकदा काय लिहिलं आहे. NaOHच्या ॲरोवरती लिहिलंय. हे पण चालतं ते पण चालतं, काही फरक पडत नाही. तुम्हाला बेसिकली समजलं पाहिजे तुम्ही काय लिहिताय. चूक का देतील ना ते, हे जर तुम्ही असं बरोबर लिहितायत. ओके. एसिटिक एसिड का, हाँ अभी एक लास्ट इथेनोइक एसिड का रिएक्शन देख लो बेटा, जो बुक में है विद बेस. इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है बोलो फास्ट. व्हाट इज इथेनोइक एसिड, CH3COOH. बेस सोबत रिएक्ट करायचा है तो कुठला बेस घेते मी, NaOH. ऍसिड प्लस बेस क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वॉटर. बरोबर. तिथे लिहिली आहे तुम्हाला रिएक्शन ऑफ इथेनोइक ऍसिड विथ बेस. दिस इज रिएक्शन ऑफ इथेनोइक ऍसिड विथ बेस. लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस केमिकल प्रॉपर्टीज. आता परत तुम्ही प्रॉडक्ट गेस करू शकता का. बरोबर, हा H रिमूव्ह होईल बघा, H2O प्लस CH3COONA. सॉल्टच आहे ना हा, आणि नाव काय आहे, सोडियम इथेनॉल. कळलं. हे तुम्ही बेसिक कुठलं वापरलं, ऍसिड प्लस बेस, ऍसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वॉटर. हा पण आता यांनी ना, मी परत तेच सांगते तुम्हाला, इथे त्यांनी कमी वापरून तुम्हाला सोपं दाखवलंय. ते 17-18 C घेतले असते तर मग कॉम्प्लिकेटेड झालं असतं. त्यांनी सांगितलं की सोप कसं बनवतात. सोप अशा पद्धतीने बनवतात, एस्टर घेतात प्लांट्स मधलं आणि त्याला हायड्रॉक्साईड सोबत ट्रीट करतात आणि जो प्रॉडक्ट असतो तो आपला सोप असतो. ठीक आहे. इथे सोप कमी घेतलंय ना म्हणून आपल्याला ते असं वाटतं हे आणि हे सॉल्ट आहे, सेम आहे असं होतंय ते. ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस है इसके. आता अजून एक मैं यहाँ पे क्या लिखते जाती हूँ, देखो ये Na2CO3 है. व्हाट इज द कॉमन नेम एंड कमर्शियल नेम, मुझे दोनों बताना है आपने. मी काहीच बोलणार नाही आता. Na2CO3 चा कॉमन नेम सांगायचा आहे आणि दोन्ही पण सांगायचं आहे. सोडियम कार्बोनेट आणि दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट. बरोबर. सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, वॉशिंग सोडा. NaHCO3 क्या होता है, बेकिंग सोडा. दोनों भी कैसे होते हैं मैंने ये भी बताया था. नेचर कैसा होता है, दोनों का भी बेसिक होता है. दोनों भी कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं. ठीक है. तो अगेन एसिड प्लस बेस क्या मिलने वाला है आपको, सॉल्ट प्लस वाटर. मैंने आपको एडिशनली बताया था अगर रिएक्टेंट में CO3 है तो आपको एडिशन में क्या मिलने वाला है, इधर CO2, इधर क्या मिलेगा CO2. रेस्ट आर द सेम प्रोडक्ट, CH3 COONA प्लस H2O प्लस CO2. बैलेंसिंग को थोड़ी देर भूल जाओ. CH3 COONA
प्लस H2O प्लस CO2. गॉट इट? बघा तुम्ही 2 मिनिटात करायला गेलत ना, 2-3 मिनिटं खूप झाले, तुम्ही 3 रिएक्शन एकत्र केलंय. काय फरक है त्रिशा, क्या डिफरेंस है तीनों में? ये तीनों, ये ऊपर वाला छोड़ दो अभी, ये तीनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, नाही नाही, या 3 मध्ये डिफरन्स काय आहे? इथं CO2 ऍड झालाय. सेम काय आहे? हाँ, ये समझ रहा है आपको कि ये तीनों भी क्या है? बेसिक इन नेचर, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर. इन बेस में CO3 है, इसलिए आपको इधर एडिशनली क्या मिल रहा है? CO2. एकाच वेळी या रिएक्शन करायच्या. झोपायला 5 मिनिटं उशीर झाला तर चालेल, पण आता समजा ह्या रिएक्शन केल्या आणि या 2 बाकी आहे, 5 मिनिटं एक्सटेंड करायचं, तिथेच खाली या रिएक्शन लिहायच्या आणि या पूर्ण करायच्या. त्याच दिवशी हे कंप्लीट करायचं, सेम डे सेम टाइम. ऐसे अगर करोगे तो इसको कहते कंपैरेटिव स्टडी. मतलब आपने 3 रिएक्शन एक साथ में किए, नहीं तो अलग अलग 3 करते तो टाइम लगता उसको. आया समझ में? लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सोप्स एंड डिटर्जेंट. ये हो गया आपका लिख के? कोई लिख रहा है? सुमेध तू का उशीर आला आता? फर्स्ट राइट डाउन सोप एंड डिटर्जेंट में सबसे पहले लिखो सोप्स, SOAPS, सोप्स. राइट डाउन द डेफिनेशन. Soaps are the sodium or soaps are the sodium or potassium salts of long chain carboxylic acids. Soaps are the sodium और potassium salts of long chain carboxylic acid. यहाँ पे देखो ये सारे सोडियम के ही सॉल्ट है ना? वैसे ही जितना लंबा आप क्या लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, उसमें से बस H हट जाएगा, उसके जगह Na लग जाएगा, तो लॉन्ग चेन हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट का, तो वो है सोप. समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा सोप क्या है? सो दीज आर सोप. तो आपको यहाँ पे क्लींजिंग एक्शन पूछते हैं सोप का. तो सोप में क्या होता है बेटा पता है आपको? 2 तरह के एंड होते हैं सोप में. एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड और एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड. ठीक है, तो इधर ये जो ध्यान दो, यहाँ पे सोप क्या होता है बेसिकली इस तरह का Na है ये, तो Na पे हमेशा कौन सा चार्ज रहता है आपको पता है? कौन सा चार्ज रहता है? प्लस चार्ज. तो ये होता है हाइड्रोफिलिक. फिलिक मतलब वो अट्रॅक्शन है, हायड्रोजन म्हणजे पाण्याकडे त्याचं अट्रॅक्शन आहे. फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन. और ये जो एंड है ना बेटा, ये होता है हाइड्रोफोबिक. तो फोबी आप समझते हो, तो उस नाम से याद रखो कि इसको वाटर के साथ जाना पसंद नहीं है. तो इसको किसके साथ जाना पसंद है? आरना हंसू नका. इसको किसके साथ जाना पसंद है? इसको जाना पसंद है ऑयल के साथ, मतलब डर्ट के साथ. डर्ट कैसा होता है? जनरली ऑयली इन नेचर. कैसे होता है डर्ट? ऑयली इन नेचर. ठीक है, तो बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा? डर्ट ऐसा बीच में है, ऐसे क्या फॉर्म करेगा एक इस टाइप का. मी खूप नाही काढत, तुम्ही समजून घ्या, ते पुस्तकात काढून दिलं आहे खूप सारं. इस तरह का ये क्या फॉर्म करता है बेटा? दिस इज कॉल्ड एज, ये जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, दैट इज कॉल्ड एज मिसिल. क्या कहते हैं इसको? MICELL. काय आहे ग स्पेलिंग? एकदा चेक करून घ्या. बरोबर आहे ना? एस, मिसिल्स. ठीक है.
ओके तो इस तरह से डर्ट क्या होता है, मतलब जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो किसको अटैच हो गया बेटा, वो किसको अटैच हो गया, डर्ट को अटैच हो गया। और हाइड्रोफिलिक है वो किसके साथ अटैच है, वाटर के साथ अटैच है। ठीक है, तो जब आप रिंस वगैरह करते हो तो वो क्या करता है, इस डर्ट को क्या करता है, खींच लेता है और फिर वाटर के साथ, ये तो वाटर के साथ है ही, तो फिर वो क्या हो जाता है, मूव हो जाता है डर्ट। ठीक आहे, समजलं का? क्लिन्झिंग ऍक्शन सोपची करून ठेवा। बेसिकली मिसल फॉर्मेशन कसं होतं हे लक्षात ठेवायचं। सोप मॉलिक्यूल को दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है और एक दूसरा कौन सा आता है, हाइड्रोफिलिक। फोबिक पहले घ्या, फोबिया समजतं ना, वो पहले समझता रहेगा फोबिया। तो फोबिक वो हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर फोबिक है, तो वो वाटर के साथ जाएगा क्या, फोबिक है तो नहीं जाएगा। तो उसको किधर अटॅच कर लेना है, डर्ट के पार्टिकल्स है। उलट केलं आणि किती सुंदर काढलं डायग्राम, तरी उलट झाल्यामुळे त्यामुळे ते सगळं उलटच, लगेच हात वळेल त्याचा असा चूक द्यायला। आलं लक्षात? आपण दाखवायचं ना बेटा तेवढं एफिशिएंटली। काय तुम्हाला पेज हे काय कुठला कलर आहे हा, येलो कलर मध्ये ब्लू कलर मध्ये दिलेलं आहे बघा, असं ते स्पायरल बाइंडिंगच्या याच्यामध्ये मिसेल्स कसं फॉर्म होतं त्याच्यात दाखवलं आहे त्यांनी। हायड्रोफोबिक हायड्रोफिलिक काय आहे, आपण कलेक्टिव्हली सगळं मिळून लिहिणार आहे, त्याच्यामुळे आपली डायग्राम जर रिप्रेझेंटेशन असेल त्या गोष्टीचं तर तो खूप बघत बसत नाही तुम्ही काय लिहिलं, बहुत सारे पेपर होते हैं चेक करने के लिए। तो अगर डायग्राम आपने अच्छा निकाला है, दो एंड होते हैं, अगर एंड को ऐसे बताया है मैंने कि ये है हाइड्रोफिलिक ये है हाइड्रोफोबिक, तो उसको समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो फिर आप लिखोगे वो तो बहुत ज्यादा वो चेक नहीं होता, फिर थोडं मध्ये झालं चुका तरी मग चालून जातं, कारण तुम्ही ते बरोबर काढ, चुकू नका। ठीक है, बट ये अगर तुम लिखते हो ना अच्छे से तो तुम गलती करोगे ही नहीं ना, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मग कॉन्सेप्ट क्लियर असेल तर आपल्याला असं होतं किती लिहू आणि किती नको, आता हाच लिहू का प्रश्न मी जास्त। ठीक आहे, तर हे काळजी घ्यायची। दिस इज व्हॉट, काय शब्द येईल याला, एक मिसेल तर झाला, एक असेल क्लिन्झिंग, क्लिन्झिंग ऍक्शन ऑफ सोप, हा 3 मार्काला प्रश्न येऊ शकतो बेटा, किती 3। मिसेल्सचा असेल हा तो 2 मार्कांच्या प्रश्नासाठी जाऊ शकतो। हाउ मिसेल्स इज फॉर्म, तो मिसेल काय आहे ते माहिती पाहिजे आपल्याला। तो उसमें भी आप सोप लिख सकते हो, व्हाट आर सोप, सोप आर द क्या होते, सोप काय, सोडियम और द पोटॅशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक ऍसिड, सोपी आहे डेफिनेशन। जर तुम्हाला ती समजली ना सॅपोनिफिकेशन रिएक्शन, तर हे लिहिणं अजून सोपं होतं। सब दिया है बेटा, पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर, आप एक बार पढ़ लेना 75 पेज। नाउ राइट डाउन डिटर्जेंट, डिटर्जेंट व्हॉट इज हार्ड वॉटर, हार्ड वॉटर आणि सॉफ्ट वॉटर ऐकलं असेल तुम्ही, बोरचं पाणी विहिरीचं पाणी हार्ड असतं, शब्दशः हार्ड आणि सॉफ्ट असेल का ते हात लावून बोट लावून आपल्याला नाही। व्हॉट इज मीन बाय हार्ड वॉटर, येस बरोबर, आणि ते कसे असतात, सॉल्युबल फॉर्म मध्ये असतात है ना, म्हणून आपण त्याला काढू शकत नाही बाहेर। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए वो अगर हार्ड वाटर हम हमेशा यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए, तो किडनी स्टोन हो, कारण की ते जे सॉल्ट आहे ते डायजेस्टेबल नसतं, ते प्रेसिपिटेट आउट होत राहतं तुमच्या ह्याच्यात। ठीक है, कपड़ों के लिए यूज करोगे तो ऐसे स्कम बनाएगा वो, और कपड़ों पे ऐसे धब्बे रहेंगे व्हाइट व्हाइट कलर के। ठीक है, तो वो क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है जो वाटर में प्रेजेंट रहता है, वो रिएक्ट होता है किसके साथ, सोप के साथ, और एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो वो प्रेसिपिटेट कहाँ रहेगा, आप कपड़े अगर वॉश कर रहे हैं तो कपड़ों पे ही रहेगा वो प्रेसिपिटेट, उसको कहते हैं स्कम, SCUM, काय म्हणतात त्याला, स्कम। ठीक आहे, आपण डिटर्जंटच लिहिलंय का लगेचच, हा आपलं म्हणजे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचं पाणी असेल तर ते सॉफ्ट वॉटर असतं। कधी कधी काही सोसायटीज यूज करतात पण मग ते मिक्स असतं, मग तेवढा असर नाही होत त्याचा।
मग डिटर्जंट स्कम फॉर्म नाही करत. सोप जर घेतले ना तर सोप फॉर्म करतात स्कम. ठीक आहे, म्हणून कपडे आपण डिटर्जंट बेस्ड सोपनी धुतो. जे जे काही ब्रँड नेम आहे त्याच्यामध्ये डिटर्जंट सोप असं म्हणतो आपण त्याला. आंघोळीच्या साबणाने कपडे नाही धुत ना आपण, कारण आंघोळीच्या साबणात त्याच्यामध्ये हा जो हे आहे त्याचा स्कम फॉर्म होऊ शकतो. ठीक है, रेड डाउन. पहले डिटर्जेंट का डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको स्कम बताती हूँ. रेड डाउन. चलो, डिटर्जेंट्स आर द येस मनस्वी. नाही बेटा, स्कमनी आपल्या कपड्यांवरती डाग दिसतील. सांगते मी परत स्कमची डेफिनेशन. डिटर्जंट्स आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक ऍसिड. आता हे नवीनच आहे अगदी, त्याच्यामुळे थोडंसं आपल्याला पाठ करायला लागेल. याचं काही फॉर्मेशन वगैरे आपल्याला नाही, त्याच्यामुळे सल्फोनिक सॉल्टचं स्ट्रक्चर नाही विचारणार. डिटर्जंटची डेफिनेशन आली तेवढी करायची. डिटर्जंट्स आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट्स with chlorides or bromides ions. Chlorides or bromide ions, full stop. Both have long hydrocarbon chain. Both have long hydrocarbon chain. हाँ, म्हणजे नाही नाही, हा बरोबर आहे. क्लोराइड्स आणि ब्रोमाइड म्हणजे सोडियम सॉल्ट असेल सल्फोनिक ऍसिडचा किंवा अमोनियम सॉल्ट असेल क्लोराइड आणि ब्रोमाइडचा, असे दोन प्रकारचे डिटर्जंट असतात. और लिहिलं ना आपण तिथे, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक ऍसिड और अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन असं लिहिलंय ना. या दोघांमध्ये पण कार्बन आणि हायड्रोजनची चेन कशी असते, लॉंग असते. हे दोन प्रकारचे डिटर्जंट झाले. सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक ऍसिड एक डिटर्जंट विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन. दूसरा अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयन विथ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन. दोनों में भी लंबा चेन होता है, उनमें भी वैसे ही एंड होते हैं. सल्फोनिक एसिड वाला एंड होता है पॉजिटिव, और इधर कौन सा रहेगा, अमोनियम वाला एंड रहेगा पॉजिटिव. डिटर्जेंट इसलिए आपको दिया है इन्होंने क्योंकि जो स्कम फॉर्म होगा, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्कम. राइट डाउन. The reaction of soap with calcium and magnesium salts, reaction of soap with calcium or magnesium salts present in hard water forms insoluble substance called scum, SCUM, called scum. So खाली लिया, we need to use large amount of soap. We need to use large amount of soap. खाली लिया. This problem is overcome by using another compound called, क्या बोलते हैं अनदर कंपाउंड को, डिटर्जेंट्स एज क्लेंजिंग एजेंट.
अभी एक बात समझो बेटा कि वो डिटर्जेंट में ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होगा, तो वो अपने आप हार्ड वाटर में भी क्या कर सकता है, कपड़ों को अच्छी तरह से क्लीन कर सकता है. आपको डिफरन्स आ सकता है सोप आणि डिटर्जंट मधला. त्याच्यात मला काय लिहायला लागेल, सोपची डेफिनेशन, डिटर्जंटची डेफिनेशन, देन सोप काम कैसे करता है, काम कैसे करता है इन द सेंस सोप में हार्ड वाटर में काम कर सकता है क्या, ये कर सकता है. तो एटलीस्ट 2 to 3 डिफरेंस, यू कैन रेफर द बुक, आपको आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया.